हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हिस्ट्री का 6 क्लास की एनसीईआरटी है ये। और ये 5 लेसन है और लेसन का नाम है राज्य और राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें एक इस कहानी के माध्यम से जो समझाना चाहता है ये लेसन आप लोगों को, चुनाव का दिन था। शंकरन नाम का एक बच्चा था और उसके नाना और नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुँचना चाहते थे। शंकरन यह जानना चाहता था आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। तो इस लेसन से हम जो सीखेंगे, ये देखिए, कुछ लोक शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन पहले लोक शासक वैसे बनते थे करीब 3000 साल पहले। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख-रेख में स्वतंत्र वितरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कि एक राजा थे, जैसे कोई राजा रहता था तो वो घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था। जिससे कि ये होता था कि वह जो घोड़ा था, यदि कोई दूसरा राजा उसे रोक लेता था, उसे अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से क्या करनी थी? लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब हो गया कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहार उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा और उनके जो सभी राजा थे आमंत्रित होते थे, तो वो उपहार लाते थे। किसके लिए? जो शक्तिशाली राजा थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। जो सहचर मतलब समझ रहे हैं आप? जो राजा का जो सारथी, जो युद्ध होता था जिसपे वो विराजमान थे, जिस जैसे कहा जा सकता है, जिस रथ पे, तो उनका वह क्या था? सहचर था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का भी गान करता था। राजा के सगे-संबंधी, खासकर उनकी रानियाँ, उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे। सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी किया करते थे। विष यानी जो अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोगों को उपहार लाते थे। ठीक है? जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, वे कई अनुष्ठानों में भी शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, इसमें वर्ण का भी उल्लेख किया गया है इस लेसन में, 5वें लेसन में। उस समय 4 वर्ण थे। कितने? 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का कार्य था खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना था। शूद्रों का कार्य था अन्य तीनों वर्गों की क्या करना था? सेवा करना था। इसमें देखिए एक चित्र है, चित्रित धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। पात्र बहुत ही पतली इस सतह से सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जनपद, जिसे नई टॉपिक है, देखिए ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लगा देता हूँ मैं। ये जनपद, आप कभी कभी पूछता है जनपद किसे कहते हैं, तो आप इस पे बड़े आसानी से बता सकते हैं।
महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जैसे जब महायज्ञ होता था तो उसमें जो राजा लोग थे तो जन के राजा थे, अब राजा ना होकर क्या थे, जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। कभी कभी पूछता है, देखिए इसको नोट भी कर लीजिएगा। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है जन, जन के बसने की जगह, कभी कभी पॉइंट में पूछता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में भी दिए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है। जैसे में दिल्ली का पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक हस्तिनापुर गांव है, इलाका है, ठीक है। एटा के पास एक अंतरजीन खेड़ा नाम का एक स्थान है जहाँ खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और वे मवेशियों का और जानवरों को पालते थे। वे चावल और गेहूं, धान जैसे जौ, दालें, गन्ना और तिल, सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। नीचे देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसके मिट्टी के, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछेगा मिट्टी के जो बर्तन थे किस कलर के थे, तो आपके पास दिमाग में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, धूसर और लाल रंग के। ठीक है। इन पुरास्थलों को कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसे चित्रित धूसर पात्र के रूप में भी जाना जाता है। इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, सरल रेखाओं या ज्यामिति की आकृतियां। ठीक है, कभी पूछ देगा एग्जाम में किस आकार की आकृतियां थी, तो आप बताएंगे सरल रेखा और ज्यामिति। देखिए इसमें, अब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है। महाजनपद के बारे में जो बताया गया, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, जिन्हें इन्हें महाजनपद भी कहा जाने लगा। महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। चारों ओर लकड़ी और ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। मानचित्र में महाजनपद देखिए, इसमें देखिए हस्तिनापुर भी है, कौशाम्बी भी है। ठीक है। इधर देखिए वैशाली भी है, इधर देखिए हस्तिनापुर, ठीक है, कौशाम्बी का इलाका है। और ये जो दी गई देखिए, इधर इधर गंधार है। और ये जो देखिए अवंती है, उज्जैन, नर्मदा नदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी नदी है। ठीक है। इधर देखिए पश्चिम में गंगा भी नदी है। देखिए इधर नदी है, पहाड़ी इधर है, इधर अरब सागर है। ठीक है। यहाँ इधर श्रीलंका है, यहाँ से लक्षद्वीप है, इधर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसा लगता है कि अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी का भी निर्माण किया जाता था। राजा अपनी राजधानी की चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी शक्तिशाली प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों को भी उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। विशाल दीवारें बनाने का व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, जो हजारों लाखों की ईंट या पत्थरों का भी इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों बच्चों के इसके लिए अनेक परिश्रम किया होगा, अथक अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी, बात भी सही। देखिए ये कौशाम्बी का किला है, ठीक है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। ये इलाहाबाद के पास भी मिली है। ईंट की दीवार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लगभग ये साल पहले के हैं। ठीक है। ये देखिए यही है ईंट की दीवारें। देखिए कितने नीचे से ले गया ऊपर तक, कितनी शानदार बनाई गई। अब राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। भुगतान संभवतः क्या क्या थे भुगतान के लिए? आवास, एक क्लास। देखिए 77 पेज पर चित्रित है। अब जिस सिक्कों के बारे में तुम किस अध्याय में, कक्षा 8 में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा नहीं, अध्याय में, अच्छा अध्याय में। देखिए अभी यहाँ इंपॉर्टेंट कर लिए, कर किसके। महाजनपदों के राजा किले बनवाते थे, बड़ी सेना भी रखते थे।
और इसलिए उन्होंने प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती, इसीलिए इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। वहाँ जनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय-समय पर उपहारों का भी उपहारों पर भी निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों पर लगाए गए कर, पशुपालकों, जानवरों और उत्पादक के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर भी कर देना पड़ता था। आखिर संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुओं की देनी होती थी, वस्तुएँ देनी पड़ती थी। ठीक है? अब देखिए कृषि में क्या-क्या परिवर्तन हुए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है, नोट भी कर लीजिएगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आया। हल के फाल अब किसके बनने लगने? लोहे के बनने लगे। किसके? लोहे के। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोते जाने लगे। फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान पौधे का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उगाए जाने की बजाय अब क्या हुआ धान के पौधे भी लगाए जाने लगे, तैयार कर उनका रोपण किया जाना शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा भी होते थे। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए एक मगध का इलाका है, कौन-सा? मगध का। मानचित्र 4 भी देख सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए मगध का इलाका है, ठीक है? लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियों की क्या था? गंगा और सोन नदियों के मगध से होकर क्या करती थी? बहती थी। यह यातायात, जल वितरण और ज़मीन को भी उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के कामों में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से पर गाड़ियाँ और रथ बनाने की लकड़ियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा, अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुँ, बिम्बिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु हुए और अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव संसाधन अपनाते थे। महापद्मनंद महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र को उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में देखिए जगह है राजगीर, ठीक है? आधुनिक राजगीर है, मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया का एक राजा था, जिसका नाम क्या था? सिकंदर। वह विश्व विजय करना चाहता था और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र, हाँ भैया, मिस्र, पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे कहाँ पहुँचा? व्यास नदी, देखिए नोट कर लीजिएगा, तक पहुँचा। उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, पर उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से वे भयभीत थे कि वहाँ के शासकों के पास पैदल सेना है और रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना भी है। कौन-सी पैदल सेना थी? रथ थे और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी, वह भी एक उस समय का एक महाजनपद था। जैसे ऊपर से मगध मगध एक शक्तिशाली राज्य बना और उसके नज़दीक ही वज्जी 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 नाम का भी एक राज्य था। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली यानी बिहार थी। एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसमें गण या संघ कहते हैं। क्या? देखिए इसमें 2 नए शब्द आए हैं, गण और या संघ। गण गण या संघ में कई शासक होते थे, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये क्या करते थे? बातचीत करते थे, बहस और वाद-विवाद भी करते थे।
और क्या करना है और किस तरह करना है, शत्रुओं के आक्रमणों से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएँ भी करते थे। स्त्रियाँ थी, दास थे, कामकार थे, उन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। अब देखिए वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। किससे? वज्जी संघ का यह दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, लगभग यानी 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु और वज्जी अजातशत्रु संघ और आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री और सरकार को बुद्ध बुद्ध के पास सलाह के लिए भेज दिया। बुद्ध ने उनसे पूछा, वज्जी सभाएं नियमित और उन्होंने सभी सदस्य उपस्थित होते थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहे, आपस में मिलकर काम करते रहे, पारंपरिक नियमों का पालन किया, बड़ों का सम्मान किया, समर्थन उनकी बातों पर ध्यान दिया। महिलाओं के जरिए जोर जबरदस्ती नहीं, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों के गांवों में चौथ का रखरखाव, मतावलंबी संतों का भी सम्मान और आने जाने की कोई रोक टोक नहीं होती थी। कई शक्तिशाली राजा संघों को जीतना चाहते थे। बावजूद राज्य अब लगभग यानी 1500 साल पहले तक चला। उनके बाद गुप्त शासकों ने गण संघ या विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। अब देखिए इसमें कुछ नया उपयोगी शब्द है। राजा है, अशोक है, वर्ण है, जनपद है, महाजनपद है, किलेबंदी, सेना, कर, पौधेरोपण और गण और संघ। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3000 साल पहले नए शासक, महाजनपद 3000 साल पहले सिकंदर का आक्रमण, फिर निकाय का लेखन, ठीक है? एक सिकंदर का आक्रमण किसमें? दीर्घ निकाय का बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है? लगभग 2300 साल पहले लिखा गया। गण या राज्य का अंत कब हुआ? 1500 साल पहले। चलिए लेसन दोस्तों यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। और इस लेसन को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जिससे कि शेयर करिए जो आपके दोस्त हों, जो 6 क्लास में हैं और जो यूपीपीसीएस, आईएएस, टीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीएसएस इसी प्रकार की तरह एसएससी लेवल की तैयारी के लिए आप बेसिक तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।